भोला करीब 3 साल पहले अपने गांव से शहर आया था। उसकी पत्नी दया और बेटा राजू भी उसके साथ ही थे। गांव से शहर भोला अच्छी कमाई की उम्मीद लेकर आया था, लेकिन शहर उसकी उम्मीदों से काफी अलग था। बड़ी मुश्किल से उसे सेठ लालचंद की फैक्ट्री में काम मिला, और वो भी बहुत कम तनख्वाह पर। रोज के खाने पीने का जुगाड़ तो किसी तरह हो जाता था, लेकिन जब भी कोई तीज त्योहार आता तो भोला चिंता में पड़ जाता था। मालिक, वो होली आ रही है। तो मैं क्या करूं, रोक दूं होली को आने से? वो मालिक, कुछ पैसे मिल जाते तो त्योहार मन जाता अच्छे से, बच्चा भी खुश हो जाता। क्या है कि बड़े दिनों से बोल रहा है एक पिचकारी दिलवाने को। तो समझा उसे कि उसका बाप कोई सेठ नहीं है, बल्कि एक फटीचर मजदूर है। देख भोला, तुझे पैसे दूंगा तो और लोग भी तो मुंह फाड़ेंगे ना। और ये बता, पिछले महीने तनख्वाह मिली थी ना तुझे? मालिक, वो पिछले हफ्ते मेरा बच्चा बीमार पड़ गया था, तो डॉक्टर की फीस और दवाइयों में ही चले गए सारे पैसे। बस थोड़े से ही पैसे मिल जाते तो बड़ी मदद हो जाती। मालिक, आप ऐसा करना कि मेरी अगले महीने की तनख्वाह से काट लेना वो पैसे। ठीक है, लेकिन यहाँ सबके सामने तो नहीं दूंगा। ऐसा कर, कल शाम को घर आकर ले जाना। और सुन, घर में थोड़ा साफ सफाई का काम भी करवाना है, तो वो भी करते जाना, ठीक है? जी ठीक है मालिक, बिल्कुल ठीक है। भोला अब खुश था। उसे तो यही लगा था कि अब वो अपने परिवार के साथ होली अच्छे से मना सकेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार की होली उसके लिए कई इम्तिहान लेकर आई थी। सुन, चुपचाप हमारे साथ चल, वरना। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? तो फिर ठीक है, तेरी लाश हमारे साथ जाएगी। ये सब बीच सड़क पर हो रहा था। कुछ गुंडे एक लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी भोला वहां पहुंच गया। भोला अकेला था और वो गुंडे 4 थे, लेकिन फिर भी भोला ने उन चारों का डटकर मुकाबला किया। इस बीच उस लड़की ने मौका पाकर पुलिस को फोन कर दिया, और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उन चारों गुंडों को पकड़कर वहां से ले गई। इसके बाद, भैया आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तो कितनी चोट लगी है, चलिए मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ बहन जी, आप घर जाइए। नहीं भैया, आप मेरी खातिर उन गुंडों से लड़े तो मैं आपको इस हाल में कैसे छोड़ सकती हूँ। उस लड़की का नाम मालिनी था। वो एक क्रिमिनल लॉयर थी, और एक केस को लेकर ही वो गुंडे उसे डराने आए थे। लेकिन सही वक्त पर भोला की मदद से मालिनी उन गुंडों से बच गई। मालिनी ने भोला को अस्पताल ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करवाई, और फिर, भैया ये मेरा कार्ड है, अगर मैं कभी भी आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद मालिनी वहां से चली गई। भोला को काफी चोटें आई थी, इसी वजह से वो अगले दिन न तो काम पर जा पाया और न ही पैसे लेने लालचंद के घर। फिर उसके अगले दिन, अरे कहाँ चल दिए इस हालत में? जाना पड़ेगा दया, मालिक बड़ी मुश्किल से पैसे देने को राजी हुए थे। कल वैसे ही काम पर नहीं गया, इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाए। मुझे जाना चाहिए, और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ अब। दया को समझाकर भोला लालचंद के घर की तरफ चल दिया। वो घर के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे कुछ शोर सुनाई दिया। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे खिलाफ जाएगा तू? हाँ भैया, आपने धोखे से पूरी फैक्ट्री अपने नाम कर ली, और अब आप ये घर भी हड़पना चाहते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आपसे होली पर मिलने यहाँ आ गया, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। भैया, अब हमारी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी, आप तैयार रहिएगा। किशोर रुक जा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, वरना क्या भैया, मारोगे मुझे? तो मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। ठहर जा, तुझे तो मैं। देखते ही देखते लालचंद और उसके छोटे भाई किशोर में हाथापाई शुरू हो गई। ये सब देखकर भोला घर के दरवाजे पर ही रुक गया। हाथापाई के बीच लालचंद अपने भाई को बहुत जोर से धक्का दे देता है। धक्के की वजह से किशोर नीचे गिर जाता है और उसका सिर पास ही रखी एक लोहे की मेज से टकरा जाता है। गहरी चोट लगने की वजह से किशोर के सिर से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। अरे मालिक, ये क्या हो गया? छोटे मालिक के सिर से तो खून बह रहा है। चलिए मालिक, इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। नहीं, कहीं नहीं ले जाना इसे। इतना कहकर लालचंद अपने ही हाथों से अपने छोटे भाई किशोर का गला घोंट देता है। भोला उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लालचंद उसे भी धक्का देकर दूर धकेल देता है। लालचंद किशोर को जान से मार चुका था, वो भी भोला की आंखों के सामने। मालिक, ये क्या कर दिया आपने? अपने ही भाई को मार दिया। मैंने कहा मारा? इसे तो तूने मारा है भोला। मालिक, ये क्या कह रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ। देख, यहाँ तेरे और मेरे सिवाय कोई और तो है नहीं,
तो कौन मानेगा कि मैं अपने छोटे भाई को मार सकता हूँ। लेकिन हाँ, सब लोग ये आसानी से मान लेंगे कि तू यहाँ चोरी करने आया था और जब मेरे भाई ने तुझे पकड़ा तो तूने उसे मार दिया। नहीं मालिक, नहीं, ऐसा मत कीजिए। मुझ गरीब के साथ ऐसा मत कीजिए, ये गलत है। मैं अगर जेल चला गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरी बीवी, मेरा बच्चा, उनका क्या होगा मेरे बिना? तो उनकी चिंता मत कर। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उन्हें हर महीने खूब सारे पैसे देता रहूंगा, इतने पैसे जो तू कभी भी कमा कर नहीं दे सकता। बस इस सब के बदले तुझे क्या करना है तू जानता है ना? लालचंद का इशारा भोला समझ गया था। वो जानता था कि वो चाहे या ना चाहे लालचंद उस पर किशोर के खून का इल्जाम डाल ही देगा, इसलिए उसने हार मान ली और लालचंद की बात मान ली। उसने लालचंद की बनाई हुई कहानी को पुलिस के सामने मान लिया और पुलिस ने भोला को गिरफ्तार कर लिया। जिस होली के त्योहार को भोला अपने परिवार के साथ हंसी खुशी मनाना चाहता था, अब उसी त्योहार के दिन वो सलाखों के पीछे था। दूसरी तरफ दया और राजू पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। होली तो बेरंग बीत चुकी थी। धीरे धीरे अब खाने पीने की भी किल्लत होने लगी। माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ तो दो खाने के लिए। दया के पास राजू को ना तो देने के लिए कुछ था और ना कहने को कुछ था। वो बस आंखों में आंसू लिए भगवान की तरफ देख रही थी। तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। अरे सेठ जी, आप यहाँ? हाँ, तुम्हारी और राजू की मदद करने आया हूँ। राजू बेटा, भूख लगी है? ये लो, ये पैसे रख लो और बाहर जाकर कुछ खा लो। राजू लालचंद से पैसे लेकर फौरन घर से बाहर चला जाता है। दया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मालिक, आप और हमारी मदद? अब भोला ने जो किया उसमें तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की तो कोई गलती है नहीं। मैं जानता हूँ तुम दोनों मुसीबत में हो। अब मैं भी क्या करूँ, मेरा दिल है ही इतना बड़ा। देखो, तुम्हारी सारी मुसीबतें हल हो सकती हैं अगर तुम चाहो तो। इतना कहकर लालचंद दया के कंधे पर हाथ रखने लगता है। लालचंद की नजरों से उसके इरादे समझने में दया को जरा भी देर नहीं लगी और उसने फौरन लालचंद का हाथ पकड़कर झटक दिया और गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? माना कि मैं मजबूर हूँ, लेकिन इतनी कमजोर नहीं कि अपनी मजबूरी का फायदा उठाने दूं किसी को भी। चले जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मैं शोर मचाकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूं। ठीक है, तो फिर भूखी मर। लालचंद गुस्से में वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद दया फूट फूट कर रोती है। फिर वो भोला से जाकर मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है। क्या उस लालचंद की इतनी हिम्मत? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो दया, गलती मेरी है। अगर मैंने उस दिन थोड़ी हिम्मत कर ली होती तो आज तुम्हें और राजू को ये दिन नहीं देखने पड़ते। क्या मतलब है आपका? भोला दया को उस दिन के बारे में सब कुछ बताता है जब लालचंद ने किशोर को मारा था और बड़ी ही चालाकी से सारा इल्जाम भोला पर डाल दिया। दया, मैंने उस लालचंद की बात सिर्फ इसलिए मान ली ताकि तुम लोग अच्छे से जी सको। मैं भले ही तुम्हारे साथ न रहूं, लेकिन तुम्हें और राजू को कोई कमी ना हो। मेरे बिना तुम दोनों होली का त्योहार अच्छे से मना सको। ये क्या कह रहे हैं आप? आपके बिना मैं और राजू भला कैसे खुश रह सकते हैं? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसी वक्त ये प्रण लेती हूँ कि इस बार की होली पर जो हुआ सो हुआ। अगली होली से पहले मैं आपको यहाँ से छुड़वा कर रहूंगी और उस लालचंद को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी मैं। दया ने पक्का इरादा कर लिया था और इस सब में उसका साथ दिया मालिनी ने, जिसकी मदद भोला ने की थी। मालिनी ने लालचंद के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे किए, वो भी बिना लालचंद को खबर लगे। मालिनी ने इस केस को रीओपन करवाया और फिर कोर्ट में। योर ऑनर, इस सीसीटीवी फुटेज में ये साफ नजर आ रहा है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। इस लालचंद ने सब कुछ बड़ी ही होशियारी के साथ किया, लेकिन ये भूल गया कि ये भगवान से बड़ा नहीं है। योर ऑनर, ये फुटेज जो सीसीटीवी कैमरे का है, जो इस लालचंद के घर के बाहर बने हाईवे पर काफी ऊंचाई पर लगा था। वो सीसीटीवी फुटेज भोला को निर्दोष साबित करने के लिए काफी थी। अब सच सबके सामने था और लालचंद जेल के अंदर। आखिरकार अब उसे उसके किए की सजा भुगतनी थी। दूसरी तरफ भोला अब जेल से बाहर आ चुका था और अपने परिवार के साथ था। मालिनी की मदद से उसे नई नौकरी भी मिल गई, वो भी पहले से काफी अच्छी तनख्वाह पर। एक बार फिर होली आने वाली थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। मायूसी की जगह भोला और दया के चेहरों पर मुस्कान थी और घर में होली की रौनक।